हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देख लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर बहुत ही मजबूत हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। आप लोग हमारे वीडियोस को अपने जितने भी दोस्त है सबको भेजो और आप भी सब्सक्राइब करो और उनको भी कहो कि वो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आए। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करता होगा, इस तरह का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता होगा। और अगर आप लोग अपने 11th की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी न्यू बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखी है, या तो फिर आप प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी सर्च कर सकते हो या ऐप स्टोर पे यूजीटी सर्च कर सकते हो, जिससे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। और आप लोग सभी हमारी इस बैच में भी जरूर ज्वाइन होना, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन समझाने से पहले ना आपको इसके रिलेटेड कुछ चीजें समझाना चाहता हूं जो शायद ही आपकी स्कूल वाले समझाया कहीं समझाया जाता होगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर बेसिकली नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि अपनी कंट्री के अंदर ना कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई गई थी जिसकी वजह से देश में काफी सारे चेंजेस हुए। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंदर, और जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी। शायद आपने पहले कभी पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये रिफॉर्म्स लाने की क्या जरूरत पड़ी। मैं चाहूंगा कि आप कोई भी अपने फैकल्टी से भी पूछ सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए। ठीक है, तो मैं इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लाने की ऐसी तो क्या जरूरत पड़ी। तो देखो, बात ऐसी है कि अपनी कंट्री जो है वो जब आजाद हुई थी 1947 में, तो तब से लेकर के कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अपनी कंट्री ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी बन चुकी थी। यानी कि पहले क्या था कि एक फॉरेन की कंपनी आई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा, जिसने अपने आप पे आके राज किया था, रूल किया था। ठीक है, तो अब इंडिया का माइंडसेट कैसा बन गया था कि फॉरेन कंपनियों को इंडिया में नहीं आने देना है, क्योंकि अपने ऐसा कहता है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। मतलब इंडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि भाई ऐसी कोई फॉरेन कंपनी वापस ना आ जाए जो अपने ऊपर रूल जमा बैठे। इसलिए इंडिया ने क्या किया था कि कोई भी फॉरेन कंपनी को आने नहीं दे रहे थे। प्लस जो भी प्राइवेट बिजनेस है ना, उस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठे थे। पर इससे क्या हुआ पता है? इससे अपनी कंट्री का डाउनफॉल हुआ। अपनी कंट्री बोलते हैं ना कि खराब होती चली गई, खराब होती चली गई, और ग्रोथ की जगह पे डाउनफॉल देखने को मिला। अब सरकार को रियलाइज होता है कि हाँ, हमने गलती की है। और आपको मैं बता दूं कि 19 समथिंग 86 के उस टाइम पे पता है आपको, अपना पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान वालों से भी कम था। मतलब पाकिस्तान में पर पर्सन की इनकम अपने इंडिया वालों से भी ज्यादा हुआ करती थी। सोचो, उस टाइम पे हमारी से ज्यादा मजबूत इकोनॉमी पाकिस्तान की थी। इवन श्रीलंका भी काफी आगे था हमारे से। ठीक है, अब होता ही है कि जैसे जैसे ईयर बाय ईयर अपनी इकोनॉमी गिरती चली जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई पता है? अपनी कंट्री के अंदर ना इंपोर्ट काफी ज्यादा थे। ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं दिया जाता था। हम लोग इंपोर्ट बहुत सारी चीजें करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। अब सीधी सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी, जैसे कि हम बोलेंगे डॉलर। ठीक है, डॉलर की जरूरत होती है। अब हम लोग इंपोर्ट कर कर करेंगे, खरीद खरीद करेंगे, सारा डॉलर क्या होगा? चला जाएगा। अब हमारी सामने इनकम भी नहीं। अब अपनी कंट्री में दिक्कत हो गई फॉरेन एक्सचेंज की, कि अपनी कंट्री में धीमे धीमे जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो बहुत जरूरी होता है वो कम होने लग गया। क्यों इतना जरूरी होता है? जैसे मान लो अपनी कंट्री में क्रूड ऑयल लाना है, पेट्रोल लाना है, डीजल लाना है, जो भी अरब कंट्रीज है वहां से, तो हमको किस में पेमेंट करना होगा? हमको पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर के अंदर। रुपीस तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो डॉलर्स अपने पास खत्म होते जा रहे थे। तो यहां पे क्रिएट क्या प्रॉब्लम हुआ कि पैसा ही नहीं था कि कोई चीज इंपोर्ट कर सके। ठीक है, तो 1990 आते आते सरकार को रियलाइज हो गया। और उस टाइम में ना 3-4 सरकार बदल गई थी। इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, राजीव गांधी की मौत हो गई थी। ठीक है, तो 2 पीएम तो यहां बदल गए, एक सरकार बनी थी जो टूट गई। ऐसा बहुत कुछ हुआ था। 3 से 4 पीएम बदल चुके थे 1990 तक। 1985 से 1990 तक 3-4 पीएम बदल गए थे। अब होता क्या है, 1991 के अंदर ना कांग्रेस की सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव करके जो है वो इसके प्राइम
प्राइम मिनिस्टर बनते इंडिया के। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था ना वो मनमोहन सिंह था। अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी 1991 में कि सरकार जब बनी कांग्रेस की तो उनको ये फील हुआ कि अपनी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं। और पता है क्या हाल होता है जब कोई कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज ना हो, तो उसको अपने देश को बेचने के दिन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी हालत थी इंडिया की 1991 तक। ठीक है, क्योंकि अपने पास फॉरेन का मतलब डॉलर्स थे ही नहीं, और डॉलर नहीं होंगे तो हम कोई भी चीज को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें चालू हो जाएगी, कंट्री पूरी मतलब इकोनॉमी पूरी क्लैश हो जाएगी। ठीक है, क्रैश हो जाएगी और कुछ ढंग से होगा नहीं, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, दंगे फसाद, ऐसी सारी बहुत। और ऑलरेडी उससे पहले हमारी कंट्री में इमरजेंसी आ चुका था, तो ऐसी सब बहुत सी प्रॉब्लम आई। तो अब देखो, जब हम मनमोहन सिंह आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जब गद्दी पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का ही उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने वाला है। तो अब क्या था कि एक ही ऑप्शन था कि हम वर्ल्ड बैंक के पास जाए और वहां से जाके कुछ पैसा अरेंज करके आए। ठीक है, पर वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया साफ साफ, बोले कि ऑलरेडी पहले जो पैसा दिया है वो दो, फिर हम दूसरा पैसा दे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने तो साफ साफ मना कर दिया। तो अब हमारे इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था, वो था IMF, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये मैं बहुत सही तरीके से आपको समझा रहा हूं, परफेक्ट नॉलेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक कहानी की तरह समझना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास अपने गए, यानी कि मनमोहन सिंह गए। और मैं आज की डेट में भी मनमोहन सिंह की काफी रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज वो एक बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डील की थी IMF के साथ, नेगोशिएट किया था। ठीक है, IMF के पास जाके बैठते हैं, बोलते हैं कि देखो हमको पैसा चाहिए। ठीक है, आप हमको लोन दे दो क्योंकि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज एकदम खत्म हो गया है। तो IMF बोले ठीक है, पैसा तो हम दे देंगे, पर हमारी कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़ेगी। अब कंडीशंस क्या क्या थी? तो पहली कंडीशन ये थी कि आपकी कंट्री में ना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो कंट्रोल को कम कर दो। ठीक है, तो आया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल्स कम हो जाना। पहले बहुत ज्यादा लाइसेंस, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, बिजनेस करने के लिए बहुत रूल्स रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, वो लिबरल कर दिया। पहला इनकी ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी कि आपकी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दो, यानी कि आपकी इकोनॉमी में ना कोई फॉरेन कंपनी नहीं आ सकती है, ना कोई प्राइवेट कंपनी आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। तो ग्लोबलाइज कर दो तो हम आपको पैसा देंगे। तो बोले ठीक है, ये भी हो जाएगा। तीसरा बोला आपकी जो रुपीस की वैल्यू है उसको डिवैल्यूएशन कर दो। ठीक है, और मार्केट बेस्ड कर दो। पहले ना फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, गवर्नमेंट बोलती थी कि इतने डॉलर बराबर इतने रुपीस, तो उन्होंने बोला मार्केट बेस्ड कर दो, मतलब मार्केट ही बताएगा कि कितना भाव चलेगा रुपीस और डॉलर का। ठीक है, तो उसमें भी एक्सेप्ट हो गया। तीसरा चौथा कि उन्होंने बोला कि आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बहुत दबदबा है, हर एक बिजनेस में गवर्नमेंट घुसी पड़ी है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, तो प्राइवेटाइज कर दो आपकी इकोनॉमी को, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ला दो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो, उनको भी बोलो कि वो भी बिजनेसेस करे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये भी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मनमोहन सिंह ने उनसे बात करके IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो बहुत सारी कंट्री ने मिलके बनाया है, ठीक है, तो इन वहां पे जाके बातचीत करी और उनको रेडी किया कि वो हमको पैसा दे। और 1991 के अंदर मनमोहन सिंह ने अपनी कंट्री में 3 रिफॉर्म्स लाए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इन्हीं 3 रिफॉर्म को हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उस टाइम पे मनमोहन सिंह नहीं गए होते ना, तो सच में आज अपने लोग जिस जगह पे बैठे हैं, जिस तरीके से हम लोग अर्न कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता। अपनी इकोनॉमी और एकदम गिर जाती। ऐसा समझ लो कि देश को डूबने से बचाया है मनमोहन सिंह ने और पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को सीधा बोल दिया था, देखो देश को मैं संभाल लेता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ IMF के साथ जाके बात करो, यहाँ के लोग जो है उन लोग को, या यहाँ की जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको मैं देख लूंगा, बस आप IMF के पास जाके कैसे भी करके पैसा लेकर के आओ। पर IMF ने कुछ कंडीशंस रखी थी कि हम ऐसे ही पैसा नहीं देंगे, और उसी कंडीशंस पे मनमोहन सिंह एग्री हो गए, और उसके बेसिस पे अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। और वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपने क्या कहते हैं, LPG कहते हैं। तो पता है, मैंने आपको बहुत परफेक्ट तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो मैंने नहीं भी बताई है, क्योंकि अगर डिटेल में बताता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता। बट ये याद रखना, LPG लाने के पीछे वाला जो पर्सन था, ठीक है, जो बहुत ग्रेट पर्सन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को डूबने से बचाया, ठीक है। और उन्होंने अपनी कंट्री में LPG लाया, किनकी बात सुन के, IMF की बात सुन के, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। ये मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई कि LPG क्यों आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए, ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। चलो देखते हैं। द प्लानर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फेस चैलेंजेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, जो भी प्लानर्स थे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े रिगार्डिंग सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी वजह से अपनी कंट्री जो है वो मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे सरकार भी बिजनेस करती है और प्राइवेट भी बिजनेस करते हैं, मतलब मार्केट बेस्ड भी और गवर्नमेंट बेस्ड भी है, दोनों चीज है, ठीक है। एंड विच लेड ग्रेटर एम्फेसिस अपॉन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ प्लानिंग। पर पता है आपको, जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमने क्या सोचा, अपनी इकोनॉमी रहेगी सोशलिस्ट। जनरली आपको बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर दो ही तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट और एक होती है सोशलिस्ट। जैसे अमेरिका जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है कि उसमें ज्यादातर बिजनेसेस पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं, पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चलती है। और दूसरी होती है सोशलिस्ट, जहां पे गवर्नमेंट खुद हर एक चीज में इन्वॉल्व रहती है, बिजनेसेस भी गवर्नमेंट के खुद के काफी सारे होते हैं, जैसे कि रशिया हो गया। तो इंडिया ने भी सोच लिया था कि भाई हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाते हैं, फिर जाके मिक्स्ड इकोनॉमी बाद में अडॉप्ट किया, ठीक है। एंड हाउएवर बाय 80s तक, मतलब 1980s तक बहुत सारे एक्सपर्ट को ऐसा लग गया कि हमने जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई है 1947 से लेकर 1990 तक, ठीक है, 1990 तक, वो फेल्ड हो गई है, और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का गोल था वो भी फेल हो चुका है। क्यों? इसके पीछे का एक ही कारण था कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहां पे गवर्नमेंट समझना, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने काफी सारे रेगुलेशन इंपोज किए हैं। इंपोज किया मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पीछे। एंड बिसाइड इन द अर्ली 90s और 90s, अर्ली 90s यानी कि यहां बात की जा रही है 1991 के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी मैंने जो आपको बताया, उन्होंने अपने को गाइड किया, और वो मतलब उन्होंने अपने को बताया। बट ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो डेवलप नेशन के द्वारा चलाई जाती है, मतलब मेनली उन्होंने ही शुरू किया था, इंडिया भी उसका एक मेंबर है, ठीक है। उन्होंने अपने ऊपर कुछ कंडीशंस रखी कि हम आपको मॉनेटरी असिस्टेंस तो देंगे, यानी कि पैसा तो देंगे, बट उससे पहले इंडिया को कुछ बातें हमारी माननी पड़ेगी। अपने इंडिया के अंदर आपको कुछ पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपना जो इकोनॉमिक कंट्रोल था सरकार का ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल इकोनॉमी पे था, वो थोड़ा रिड्यूस करना है, और सरकार जो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठी है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस को कम करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो IMF ने कही थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने कही थी। और उस टाइम पे पता है अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, वो डेफिशिएट था। डेफिशिएट मतलब अपनी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा था, मतलब हम लोग खरीदते ज्यादा थे,
और बेचना कम था, तो अपनी कंट्री में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होगी फॉरेन एक्सचेंज की। जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, क्योंकि रुपीस तो चलेगा नहीं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वहां तो सिर्फ डॉलर ही चलता है जो वर्ल्ड एक्सेप्टेबल करेंसी है, तो डॉलर जो चलता था वो हमारे पास था नहीं, हमको बोरो करना पड़ रहा था। किससे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो कंट्री का एक्सपेंस जो इंपोर्ट पे करते हैं वो, और इनकम जो एक्सपोर्ट पे इनकम होती है वो बताता है, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। एंड दस सिंस 1991, तो 1991 से इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं, जिसकी वजह से अपनी कंट्री में काफी सारे इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी चेंजेस लाए गए, बहुत सारे बदलाव लाए गए, जिसकी वजह से अपनी कंट्री में चेंजेस हुआ। और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपने एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बोलो क्लियर हुआ? तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में मैं आपको कितने टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो 10 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इस पूरे चैप्टर में। जैसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन का मीनिंग और प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग और प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन मीनिंग प्रोसेस, foreign investment in India, FII foreign institutional investment, foreign direct investment, India's foreign trade policy, stage of India's foreign trade and evaluation of economic reforms। तो इस तरह से कुछ 10 पॉइंट्स जो है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। एंड बात करें, अगर ये वीडियो देख लेते हो तो टोटल 11 लेक्चर्स है, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में 11 लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।